Assalamu alaikum students, welcome to all of you in our next class। आज का हमारा टॉपिक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर्स। सो दैट मीन्स इन दिस क्लास डियर स्टूडेंट्स हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका एक लेक्चर जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा दैट वाज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, जहां हमने ये देखा कि व्हेन जीन्स आर इन रिसेसिव कंडीशन देन दे शो द फिनोटाइप, दैट मीन दे शो द डिजीज। अब अगर जीन रिसेसिव कंडीशन में नहीं होगा, डोमिनेंट कंडीशन में होगा, तो वो डिसऑर्डर नहीं दिखाएगा। वो था ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशन, या सिंपली हम कह सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। ये वो डिसऑर्डर्स है, ये वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, ये वो जीन डिसऑर्डर्स है जहां पे अगर जीन डोमिनेंट कंडीशन में होगा तब जाके इफेक्ट होगा, तब जाके डिजीज होगी। अब अगर जीन रिसेसिव कंडीशन में आ गया तो डिसऑर्डर नहीं होगा। इन सिंपलर सेंस, व्हेन जीन इज इन डोमिनेंट कंडीशन either in the homozygous or in heterozygous, then the disorder will take place. लेकिन if gene is in recessive condition then disorder will not occur। इसलिए हम इनको नाम देते हैं autosomal dominant disease और disorders। सो बच्चों, ये जो डिसऑर्डर है, ये जो जीन है, ये ऑटोसोम्स पे होता है, ये एलोसोम्स पे नहीं होता है, इसलिए ये बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स को होगा। दैट मीन जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है ये मर्दों में भी होगा एंड औरतों में भी होगा, बॉयज में भी होगा, गर्ल्स में भी होगा, क्योंकि जो जीन इफेक्ट हो रहा है वो ऑटोसोम्स पे पाया जाता है। अब हम देखेंगे इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। तो यहां पे मैं लास्ट एग्जाम्पल की तरह, जैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, वैसे ही मैं यहां पे 3 एग्जाम्पल्स कोड करता हूं। पहला है कैपिटल ए डोमिनेंट कंडीशन, दूसरा है कैपिटल ए स्मॉल ए हेटेरोजाइगस कंडीशन, देन थर्ड वन इज स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। सो अब हम देखिए, जब बोथ अलील्स डोमिनेंट कंडीशन में होंगे, यानी कि कैपिटल ए जब अलील्स डोमिनेंट कंडीशन में होंगे तो डिजीज होगा, तो पेशेंट या हम ये कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग को डिजीज होगा, फिनोटाइप इफेक्ट करेगा, यानी कि when alleles are in homozygous dominant condition the person is diseased। इसी तरह जब दो में से एक अलील डोमिनेंट होगा, जैसे हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल ए, although here is one recessive allele, लेकिन at the same time यहां पे डोमिनेंट अलील भी है, और जो डोमिनेंट अलील है वो डिजीज होगा, वो डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। हैंस जो कैपिटल ए स्मॉल है ये डिजीज्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट अलील है। जब दोनों अलील रिसेसिव कंडीशन में होंगे तब कोई डिजीज नहीं होगी, द पर्सन विल बी नॉर्मल। सो फ्रॉम दिस ये चीज क्लियर हो गया कि चाहे अलील दोनों डोमिनेंट कंडीशन में हो या चाहे एक ही अलील डोमिनेंट कंडीशन में हो, डिजीज होगी। इससे पहले जो हमने पढ़ा ऑटोसोमल रिसेसिव में, वहां हमने क्या पढ़ा कि जो कैपिटल है वो नॉर्मल, क्योंकि जो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन था वहां पे वो नॉर्मल था, और जो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन थे वो डिजीज्ड था। और जो कैपिटल है स्मॉल है हमने कहा था ये नॉर्मल होगा, लेकिन इसमें एक रिसेसिव अलील है, ये कैरियर होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां जो कैपिटल है ये डिजीज्ड है, यानी कि जब दोनों अलील डोमिनेंट कंडीशन में होंगे तो डिजीज होगी, डिसऑर्डर होगा, सिंड्रोम होगा। और जब एक अलील डोमिनेंट होगा और एक अलील रिसेसिव, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल है स्मॉल है, तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि ये बंदा, ये पर्सन डिजीज्ड होगा। सर क्यों डिजीज होगा? क्योंकि इसका एक अलील डोमिनेंट है और जो रिसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, और जो डोमिनेंट अलील है वो एक्सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से डिजीज है। सो यहां आप देखिए, यहां कैरियर नहीं है, यहां सिर्फ क्या है, या होमोजाइगस अलील डोमिनेंट अलील तो डिजीज, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट अलील तो डिजीज। खाली नॉर्मल सी कब होगी? जब दोनों अलील्स किस कंडीशन में होंगे?
होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। सो यहां इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में याद रखिए, जब दोनों अलील होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होंगे तब पर्सन नॉर्मल होगा। जब दोनों अलील होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में होंगे तो डिजीज है, और अगर दो में से एक अलील डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो डिजीज होगा, क्योंकि एक डोमिनेंट अलील की वजह से ये बीमारी होगी। तो यहां पे कोई कैरियर नहीं है ना। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है ये भी मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं, जैसे हमने पढ़ा है लास्ट केस में। सो ये फॉलो द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। सो ये भी टाइप है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या जीन डिसऑर्डर्स के। लेकिन याद रखिए, जो यहां पे चाहे अलील होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटेरोजाइगस, मगर डोमिनेंट, when dominant alleles are in homozygous or in heterozygous condition, person will be diseased। सिर्फ एक केस में डिजीज नहीं होगी अगर पर्सन क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमें टोटल 9 डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, 9 डिजीज पढ़ने हैं। तो इनके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रिंस, पॉली एंड ब्रैडी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 2 प्रिंस थे, एक का नाम था पॉली और दूसरे का नाम था ब्रैडी। ये गए शिकार पे और उन्होंने एक वूली मैमल को मारा, एक न्यू बॉर्न वूली मैमल को मारा। तो इस पे हमने क्या ट्रिक बनाई है, देखिए। प्रिंस, पॉली, POLY, पॉली, एंड ब्रैडी, BRADY, ब्रैडी, हंटेड, गो शिकार, हंटेड न्यू बॉर्न, जो अभी अभी पैदा हुआ है, वूली मैमल। वूली एक मैमल है, स्पेलिंग ध्यान से, OOLLY, वूली मैमल। सो रिपीट किया जाए, प्रिंस, पॉली एंड ब्रैडी हंटेड न्यू बॉर्न वूली मैमल। तो जब यह ट्रिक हम बनाएंगे तो इस पे हमारे पास जो पहला है प्रिंस का P स्टैंड्स फॉर PTC, टेस्टिंग। तो पहली डिजीज जो है वो है PTC, टेस्टिंग। उसके बाद है दूसरा पॉली का P, पॉलीडेक्टाइली। उसके बाद है एंड का एकॉन्ड्रोप्लाजिया और एनीरिडिया, 2 डिजीज है। उसके बाद है ब्रैडी का B, ब्रैकीडेक्टाइली। उसके बाद है हंटेड का H, हंटिंगटन्स कोरिया। ध्यान से सुनिए, हंटिंगटन्स कोरिया। उसके बाद है न्यू बॉर्न का N, न्यूरोफिब्रोमैटोसिस। फिर है वूली हियर, यहां टोटल वूली हम लिखेंगे, वूली हियर। उसके बाद मैमल का M फॉर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इस तरीके से PTC टेस्टिंग 1, दूसरा है पॉलीडेक्टाइली, थर्ड है एकॉन्ड्रोप्लाजिया, फोर्थ है एनीरिडिया, फिफ्थ है ब्रैकीडेक्टिलिया, सिक्स्थ वन इज हंटिंगटन्स कोरिया, सेवंथ वन इज न्यूरोफिब्रोमैटोसिस, एट्थ वन इज वूली हेयर, नाइन्थ वन इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इस तरीके से हमें 9 मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखने हैं। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है वो 9 है। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहला है PTC पेपर टेस्टिंग। ध्यान से सुनिए, PTC पेपर टेस्टिंग। तो पहले हम देखेंगे PTC का फुल फॉर्म क्या है। PTC का फुल फॉर्म है फिनाइल थायोकार्बएमाइड। रिपीट किया जाएगा, फिनाइल थायोकार्बएमाइड। सो PTC, फिनाइल थायोकार्बएमाइड, PTC का फुल फॉर्म। पेपर टेस्टिंग क्या है, देखिए हम आपको पता ही है, इंशाल्लाह आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, टेस्ट बड्स जो हमारे माउथ में है उसकी वजह से हमें टेस्ट मिलता है। और टेस्ट जैसे मैंने बोला था 5 तरह के हैं, स्वीट है, साल्टी है, बिटर है, शबाश, सुअर है एंड यूमामी। 5 टेस्ट है। तो कुछ लोग ऐसे हैं दे शो डिफरेंट टेस्ट। देखिए हर एक का टेस्ट एक नहीं। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे को खट्टा पसंद ही नहीं है लेकिन किसी को खट्टा अच्छा लगता है। किसी को कोई चीज का जो टेस्ट है वो बहुत ही बिटर लगता है, वो पीना पसंद नहीं करता है। लेकिन कोई बंदा जब कोई चीज पीता है उसको वो बिटर एंजॉय करता है, उसको वो बिटर लगता ही नहीं। कुछ लोग जो मिर्ची है, पेपर जो है वो ऐसे ही जो है हरी मिर्ची ऐसे ही खाते हैं, तो कुछ लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है। सो दैट मीन्स डिफरेंट पीपल, जो मुख्तलिफ लोग हैं उनका टेस्ट मुख्तलिफ होता है। तो इसके बुनियाद पर जो एक्चुअली जो टेस्ट है ये जेनेटिक है। इसके लिए जो है एक जीन्स इन्वॉल्व है। तो वो जीन्स अगर डोमिनेंट कंडीशन में होंगे, ध्यान से सुनिए, अगर डोमिनेंट कंडीशन में होंगे तो दैट मीन्स बंदा जो है वो
टेस्ट उसका जो है मतलब अगर डोमिनेंट कंडीशन में है तो टेस्ट नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा टेस्ट। लेकिन अगर रिसेसिव कंडीशन में होगा तब जाके टेस्ट होगा। ध्यान से सुनिए, यानी कि जो टेस्ट बड्स जो है या जो टेस्ट रिसेप्टर जो है उनके लिए बाज़ाब्ता जीन्स है, और अगर वो जीन्स किस कंडीशन में होंगे, डोमिनेंट कंडीशन में, यानी कि अगर कोई इंसान है उसमें जो टेस्ट के जीन्स है होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में होगा या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, उस बंदे को उस चीज के लिए टेस्ट ही होगा। अगर आप उसको कोई बिटर चीज दोगे उसको पता है, उसको कहेगा मतलब इट्स टेस्टलेस। लेकिन अब अगर यही जीन्स किस कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव में, देन दे विल फील द टेस्ट, उन्हें वो टेस्ट लगेगा। सो दैट मीन्स जिन लोगों में, ध्यान से सुनिए, जिन लोगों में वो जीन्स डोमिनेंट होमोजाइगस या डोमिनेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे वो इस चीज का टेस्ट नहीं करेंगे। दे विल फील टेस्टलेस, दे विल फील टेस्टलेस। दैट मीन्स जो पीटीसी पेपर टेस्टिंग है, ये इसमें एक पेपर में होता है फिनाइल थायोकार्बोएमाइड। जब ये हम माउथ के साथ टच करते हैं, कुछ लोगों को ये टेस्ट लगता है बिटर और कुछ लोगों को इसका टेस्ट लगता ही नहीं। सो दैट मीन्स जिसको बिटर लगेगा दैट मीन्स उसका टेस्ट है, और जिसको बिटर नहीं लगेगा वो टेस्टलेस है। यहां ध्यान से सुनिए दो चीजें, हम एक पेपर देते हैं पीटीसी पेपर, पीटीसी का फुल फॉर्म है फिनाइल थायोकार्बोएमाइड। तो जब ये पेपर हम माउथ के साथ टच करते हैं, जिसको ये बिटर लगेगा दैट मीन्स उसमें टेस्ट के जीन्स रिसेसिव कंडीशन में है, उसको टेस्ट है, उसमें टेस्ट रिसेप्टर्स है। और कुछ लोगों को अगर इसका टेस्ट लेस लगा, यानी कि उनको बिटर नहीं लगा, उनको टेस्ट नहीं लगा, दैट मीन्स उनमें जीन्स डोमिनेंट होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यानी उनमें जो टेस्ट रिसेप्टर्स एब्सेंट है। ये था पहला पीटीसी पेपर टेस्टिंग। नाउ दूसरा पॉलीडेक्टाइल। देखिए पॉली मीन्स मनी, डेक्टी मीन्स डिजिट्स, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा फिंगर्स, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर्स आर टोज। टोज समझते हो ना? तो जिसमें एक जो नॉर्मली हमारे पास 5 फिंगर्स है, अगर 5 फिंगर से ज्यादा कोई फिंगर है, फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन देखिए को, जिसमें 5 से ज्यादा फिंगर्स होंगे उसको हम कहते हैं पॉलीडेक्टाइल, क्योंकि 5 फिंगर जो है वो नॉर्मल है। या सपोज किसी फिंगर में जैसे 3 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है जो नॉर्मल है, अगर इससे ज्यादा डिजिट्स होंगे तो उसे हम कहते हैं पॉलीडेक्टाइल। इसी तरह ब्रैकीडेक्टाइल, ब्रैकी हम कहते हैं कम, लो, ब्रैकीडेक्टाइल जैसे हमने पढ़ा होगा ब्रैकीकार्डिया यानी कि लो हार्ट बीट। ब्रैकीडेक्टाइल क्या है, यहां पे हम ये नहीं कहेंगे जिससे 5 उंगलियां कम होंगे। देखिए जैसे पॉलीडेक्टाइल में हमने कहा जब 5 से ज्यादा फिंगर से टोज होंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉलीडेक्टाइल। लेकिन जिसमें 5 से कम फिंगर्स उसको हम नहीं कहेंगे ब्रैकीडेक्टाइल। ब्रैकीडेक्टाइल मीन्स कि 5 ही फिंगर्स होंगे लेकिन वो एबनॉर्मली शॉर्ट होंगे, जो फिंगर्स की लेंथ है ना वो एबनॉर्मली शॉर्ट होगी, उसी को हम बोलते हैं ब्रैकीडेक्टाइल। ध्यान से सुनिए, ब्रैकी, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं पॉलीडेक्टाइल मीन्स मोर देन 5 फिंगर्स, ब्रैकीडेक्टाइल मीन्स व्हेन there will be less fingers, 5 से कम। नो, ब्रैकीडेक्टाइल में वही 5 फिंगर्स होते हैं लेकिन उनका जो साइज होता है, उनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, एब्डोमिनली बहुत छोटियां होती है, उसी को हम कहते हैं ब्रैकीडेक्टाइल। उसके बाद है एकॉन्ड्रोप्लाजिया। देखिए कॉन्ड्रो हम कहते हैं कार्टिलेज, कॉन्ड्रो यानी कि आपको पता ही है, जैसे आप 11th क्लास में स्केलेटल सिस्टम ने पढ़ा होगा तो वहां पे कैसे बोन्स के साथ कार्टिलेजस जॉइंट्स होते हैं। तो जिस पर्सन में कार्टिलेज बनेंगे ही नहीं, कॉन्ड्रोसाइट्स कॉन्ड्रोब्लास्ट जब बनेंगे ही नहीं, उसी को हम बोलते हैं एकॉन्ड्रोप्लाजिया। तो इस बंदे में क्या होगा, ये ड्वार्फ होगा, छोटे कद का होगा, विद शॉर्ट आर्म्स। देखिए ये छोटे कद का होगा और इसकी जो आर्म्स होंगे वो बहुत ही शॉर्ट होंगे और जो इसके लेग्स है वो भी शॉर्ट होंगे, यानी कि ये एक ऐसा बंदा होगा, ये छोटे कद का बूना होगा, इसकी आर्म्स भी शॉर्ट होंगे, इसके जो हाथ है आर्म्स है वो भी शॉर्ट होंगे और जो इसकी टांगे है वो भी क्या होंगे, शॉर्ट, यानी कि बाजू और टांगे क्या होंगे, एबनॉर्मली शॉर्ट। को एकॉन्ड्रोप्लाजिया इज अ टाइप ऑफ ड्वार्फिज्म, जिसमें क्या होगा कि जो बाजू है यानी कि आर्म्स और जो लेग्स है वो क्या है, वो शॉर्ट होंगी।
क्यों? लॉन्ग बोन्स डू नॉट फॉल, क्योंकि इसमें जो हड्डियां, जो लंबी हड्डियां हैं वो नहीं बनेंगी। इसको हम बोलते हैं एकोंड्रोप्लाजिया। और 40 साल के एज में भी ये रहेगा छोटे कद का। आपने फिल्म देखी होगी जीरो में वो दिखाता है कि कैसे वो शाहरुख खान बूना बनता है, उसमें बूने की एक्टिंग करता है, डवार्फ करता है। तो डवार्फिज्म जो पड़ा है एंडोक्राइन सिस्टम में, वो था फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। वहां पे एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन उसको नहीं मिलता है, लेकिन यहां पे क्या है, इस बंदे के पास ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन स्टिल इसके जो आर्म्स है या इसके जो लेग्स है वो शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग बोन्स नहीं बनते हैं। रीजन बिहाइंड दैट इज एकोंड्रोप्लाजिया। और इसका आईक्यू क्या रहता है? नॉर्मल। और डवार्फिज्म, जो फिजियोलॉजिकल डवार्फिज्म है, वहां आईक्यू शॉर्ट होता है, यानी कि जिसको ग्रोथ हार्मोन जो है कम नहीं निकलता है, कम निकलता है, उसमें मेंटली रिटार्डेड होता है। लेकिन यहां पे जो ये बंदा है ये अक्लमंद होता है। जैसे आपने देखा होगा शाहरुख खान को, वो बूना था, उसमें अक्लमंद था। तो यहां पे आईक्यू नॉर्मल रहता है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, हड्डियां जो है वो छोटी कद की रह जाती है, आर्म छोटे कद के रहते हैं, जो टांगे जो हड्डियां हैं वो छोटी कद की रहती है। सो इसे हम कहते हैं एकोंड्रोप्लाजिया। उसी के साथ एक और है एनीरिडिया। एनीरिडिया, देखिए एनीरिडिया मींस एब्सेंस ऑफ आइरिस। वी नो इट, जो आंख में आइरिस होता है, वो आइरिस जो है वो बनता ही नहीं है। जनरली देखा गया कि दोनों आइरिस नहीं बनते। हाँ, किसी में ऐसा भी हो सकता है कि एक आइरिस होगा एक में नहीं होगा, लेकिन देखा गया कि दोनों आंखों के आइरिस क्या होते हैं? एब्सेंट। तो पता ही चलेगा, आंख होगी, उसका जो साइड में व्हाइट एरिया वो होगा, लेकिन जो अंदर वो काला है वो नहीं दिखेगा। ये तो अजीब सा शेप बनती है, बिल्कुल डरावनी शेप बनती है। तो एब्सेंस ऑफ आइरिस इज नोन एज एनीरिडिया, यानी कि जिसमें आइरिस ही नहीं होगा उसी को हम कहते हैं एनीरिडिया। देखिए एक और डिजीज है हंटिंगटन्स कोरिया। ध्यान से, ये जो इन्वॉल्व है इसमें क्रोमोसोम 4 इन्वॉल्व होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो आपकी टेक्स्ट बुक ने इसको डिस्कस किया है, क्रोमोसोम 4 इन्वॉल्व हुआ है। इसमें क्या होता है, ब्रेन का जो टिश्यू होता है, डेफिनेटली नर्वस टिश्यू, वो डिट्यूरेट होता है, डिजनरेट होता है, डैमेज होता है। इस बंदे को, जिसको हंटिंगटन्स कोरिया होता है, उसका जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन का जो टिश्यू है वो डिट्यूरेट होता है, डैमेज होता है, जिसकी वजह से क्या है कि ब्रेन सेल सारे डैमेज होते हैं, न्यूरॉन सारे डैमेज हो जाते हैं, जीलियल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वो सारे क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, और ब्रेन का ओवरऑल साइज श्रिंक हो जाता है। जब ब्रेन के अंदर टिश्यू क्या हुआ? डिट्यूरेट, चाहे वो व्हाइट मैटर हो, ग्रे मैटर हो, वो सारा डिट्यूरेट होता है, ब्रेन सेल्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेन का साइज है वो श्रिंक हो जाता है। तो जब ब्रेन का साइज श्रिंक हो गया, इट मीन्स डेथ ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन की डेथ हुई, एट्रोफी, ब्रेन एट्रोफी इसको बोलते हैं। तो इस बंदे को क्या होगा? मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे। तो ये मेंटली रिटार्ड होगा, और जो ब्रेन है ये साइज में बहुत रिड्यूस होता है, साइज में श्रिंक हो जाता है, ब्रेन एट्रोफी होती है, यानी कि ब्रेन काम ही नहीं करता है, क्योंकि उसके सारे टिश्यू डिट्यूरेट हो चुका है, व्हाइट एंड ग्रे मैटर डिट्यूरेट हो चुका है, उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स डिट्यूरेट हो चुका है, ब्रेन सेल्स डैमेज हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से इसको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। एक और चीज हंटिंगटन्स कोरिया में होता है मसल डिट्यूरेशन, यानी कि जो मस्कुलर टिश्यू है वो भी डैमेज होता है, मसल वीकनेस होती है, जो मसल है ये कमजोर पड़ती है। तो क्या होता है, जब मसल वीकनेस होती है तो कोरिया मसल्स होता है। देखिए कोरिया, इसी के नाम पे हंटिंगटन्स कोरिया हमने कहा। कोरिया मीन्स जब मसल खुद ब खुद मतलब कंट्रैक्ट करेगी, यानी कि मसल जो है मसल जर्क्स होंगी, जैसा तो वट करा जग समझते हो, तुम्हारा तो लर्न हिच का वट हिच करा मसल रैंडम, वो खुद हो जाती है। इस पर आप लोगों का हमारा कंट्रोल नहीं होता है, बिल्कुल एबनॉर्मल होता है। तो दैट मीन जो जर्क्स लगते हैं, रैंडम जर्क्स लगते हैं, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स होती है, मतलब इंसान की मूवमेंट जो वो बिल्कुल एबनॉर्मल होती है, जो नॉर्मलाइज नहीं हो। इंसान से सपोज चलता तो सडनली गिर जाएगा, या चलेगा तो सडनली हाथ मुड़ जाएगा, चेहरे की जो मसल है अजीब सी शेप अटेन करेगी। जैसे अगर नॉर्मल शेप है चेहरे का, सडनली आप बातें कर रहे हो, सडनली कुछ ऐसी जर्क्स लगेगी फेशियल मसल में कि इंसान का जो मुंह है जो वो मुड़ जाएगा, वो रोल हो जाएगा। या अगर उसे जबान खाते वक्त बाहर निकालिए, जबान जो टंग है वो रोल करेगी। दैट मीन्स पूरी बॉडी में क्या हो जाते हैं? जर्क्स होते हैं, और ये जर्क्स जो है अनकंट्रोल होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, ये रैंडम होते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया कोरिया मीन्स जब मसल्स क्या रैंडमली जर्क्स खाएंगे, रैंडमली कंट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान से, इनमें डिलेड लिथैलिटी, यानी कि हंटिंगटन्स कोरिया वाले जल्दी नहीं मरते, यानी कि इनकी जो डेथ है वो लेट होती है। दैट मीन्स ये रिप्रोडक्टिव फेज को क्रॉस करेंगे।
जैसे हमने देखा किसी डिजीज में, हमने देखा वो 4 साल की एज में ही मर जाता है, लेकिन जैसे टे सेक्स डिजीज में वो 4 साल की एज में मर जाता है। यहां पे डेथ अर्ली नहीं है, डेथ डिलेड है। डेथ डिलेड मीन्स यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज है वो क्रॉस करता है। तो दैट मीन्स जिस बंदे को हंटिंगटन्स कोरिया होगा, जिस बंदे को हंटिंगटन्स क्या होगा, हंटिंगटन्स कोरिया, दैट मीन्स उसकी शादी भी होगी और वो ये जो है ये हम कह सकते हैं डिफेक्टिव जीन जो है पास ऑन करेगा अपने बच्चों में, अपने ऑफस्प्रिंग्स में। क्योंकि इसमें क्या है, डिलेड जो है, लिथैलिटी डिलेड होती है, यानी कि डेथ होती है लेकिन आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। तो जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो गई, जो डिफेक्टिव जीन है वो पास ऑन हो गया बच्चों में, तो इसीलिए देखा गया कि जो हंटिंगटन्स कोरिया है ये सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं सबसे ज्यादा कॉमन है पॉपुलेशन में। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो बंदे हैं जिनको ये होता है वो उनकी डेथ लेट होती है, और जब डेथ लेट होती है उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, वो शादी ब्याह करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। तो जब उनके बच्चे होते हैं तो उन बच्चों में ये डिसऑर्डर हो जाता है। सो दैट्स नोन एज हंटिंगटन्स कोरिया। नेक्स्ट जो है 7th डिजीज, दैट्स न्यूरोफिब्रोमेटोसिस। न्यूरोफिब्रोमेटोसिस, देखिए जो न्यूरोफिब्रोमेटोसिस है ये एक ट्यूमर है न्यूरॉन का, ब्रेन का ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर, नर्वस टिश्यू का ट्यूमर, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, ध्यान से सुनिए, न्यूरोफिब्रोमेटोसिस इट्स ए ट्यूमर ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद है वूली हेयर। जो वूली हेयर है, ध्यान से सुनिए बेटा, जो वूली हेयर है इसमें क्या होती है, किंकिंग होती है स्कैल्प हेयर की, यानी कि जो बाल होते हैं हमारे सर पे सो वुठन कर्ली गुमुस अजीब से वुटन सो किंग्स होते हैं, तुम्हारे बठी साम बेंड ही हो गए हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं वूली हेयर। तो वूली हेयर में क्या होता है, जो सर के बाल होते हैं वो कॉइल कर रहे हैं, उनमें बेंड्स होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं किंकिंग हेयर। नेक्स्ट जो है वो है मायोटीन डिस्ट्रॉफी। देखिए ये माइल्ड डिसऑर्डर है मायोटोनिया, इसलिए इसको बोला है मायोटीन, मायोटोनिया, यानी कि जो मसल है वो हमेशा रहती है कंट्रैक्टिंग फेज में, वो रिलैक्स नहीं करती है। सो हाथ जैसे, बाजू जैसे, टांगे वो मुड़ जाते हैं, वो रिलैक्स नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स जब एक मसल कंट्रैक्ट करती है, मसल कंट्रैक्शन के बाद क्या होता है, मसल रिलैक्स नहीं करती है। मायोटोनिया हम बोलते हैं जब लॉस ऑफ मसल रिलैक्सेशन होगा, जब मसल रिलैक्स नहीं करेंगे, यानी कि इसमें वीकनेस आती है मसल की। तो इसमें क्या होता है, मायोटोनिया मीन्स जो मसल है वो बहुत ही कमजोर होती है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स नहीं कर पाती है, वो हमेशा कंट्रैक्टिंग फेज में रहती है। इस खास तो जो देखा गया है, एक तो फेशियल मसल्स और एक्सट्रीमिट्स, यानी कि जो टिप्स होते हैं हमारे बॉडी के, जैसे फिंगर्स है, नाक है, कान है, इसी तरह फॉर एग्जांपल जो हमारे पैर, उनके फिंगर्स है, उनके मसल जो है दे always remain in the state of contraction, they lost the muscle relaxation. So myotonia dystrophy क्या होता है कि उसमें जो मसल है वो बहुत ही कमजोर होती है और वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाती है। तो जब वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो हमेशा रिलैक्सेशन फेज में रहती है, और वो हमेशा कंट्रैक्टिंग फेज में रहती है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स नहीं कर पाती है। तो इसमें होती है ये अक्सर बाजू रहते हैं अजीब से, या जो टांग है अजीब से रहती है, इंसान टांग को रिलैक्स नहीं कर पाता या बाजू को रिलैक्स नहीं कर पाता है, अजीब से इंसान की मूवमेंट्स होती है, वो होती है बिकॉज ऑफ मायोटोनिया, क्योंकि जो मसल है वो खाली कंट्रैक्टिंग फेज में रहती है और रिलैक्स नहीं करती है। दैट वाज ऑल अबाउट जो हमने पढ़ा ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। सो ये थे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने 9 डिजीज पढ़े, 9 डिजीज हमने पढ़े, और हमने इसमें एक ट्रिक पढ़ी थी। क्या ट्रिक पढ़ी थी कि जो प्रिंस पॉली एंड ब्रैडी हंटेड न्यूबॉर्न वूली मैमल, ये एक ट्रिक थी हमारे पास। प्रिंस पॉली एंड ब्रैडी हंटेड न्यूबॉर्न वूली मैमल। प्रिंस का पी से हमने पढ़ा पीटीसी टेस्टिंग, पॉली का पी पढ़ा पॉलीडेक्टाइली, एंड का ए पढ़ा हमने एकोंड्रोप्लाज्म एंड एनिरीडिया, ब्रैडी का बी पढ़ा हमने ब्रैकिडेक्टिलिया, हंटर का एच हमने पढ़ा हंटिंगटन्स कोरिया, न्यूबॉर्न का एन हमने पढ़ा न्यूरोफिब्रोमेटोसिस, और उसके बाद हमने वूली का वूली हेयर, और मैमल का एम मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी पढ़ा। या 9 डिजीज थे, इनको हमने डिटेल में, हमें इसका डिटेल नहीं पढ़ना है, हमारे टेक्स्ट बुक में इसके सारे डिटेल्स नहीं है, लेकिन हाँ नीट पर्सपेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने उनको डिस्कस किया।
अब हम लेंगे नेक्स्ट डिजीज। देखिए जैसे अगर आपको याद होगा जब हमने मेंडेलियन या जीन डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया था तो हमने मेंडेलियन या जीन डिसऑर्डर को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया। पहले हमने कहा कि इट माइट बी ऑटोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अगर आपको याद होगा ऑटोसोमल में हमने उसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक लिया हमने ऑटोसोमल रिसेसिव और दूसरा हमने लिया ऑटोसोमल डोमिनेंट, जिन दोनों को हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा और जो हमें पढ़ेंगे वो है सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन जीन डिसऑर्डर्स। ध्यान से सुनिए, हमने मेंडेलियन या जीन डिसऑर्डर्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया। पहले थे ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने दो टाइप्स पढ़े, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट। उसके बाद था सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो आज अब हम देखेंगे सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या सेक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर्स। इनमें इसके दो टाइप्स है, एक है वाई लिंक्ड और दूसरा है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। यानी कि जब हम सेक्स की बात करेंगे, सेक्स की बात में दो क्रोमोसोम आते हैं, एक है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा है वाई क्रोमोसोम। सो द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम और ऑन वाई क्रोमोसोम और रिलेटेड विद द सेक्स। तो इसलिए अगर उन जीन्स में म्यूटेशन होगा, यानी कि वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है, चाहे वो वाई क्रोमोसोम हो या एक्स क्रोमोसोम हो, अगर उनमें म्यूटेशन होगी उसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन या जीन डिसऑर्डर्स। So the genes which are present on Y or X chromosome undergoes mutation and causes genetic disorders are known as sex-linked Mendelian or gene disorders. There are two types, Y-linked disorder and the second one is X-linked disorder. तो पहले हम देखेंगे Y-linked disorder. जो Y-linked disorder है ये सिर्फ मेल्स को होगा, क्योंकि जब हमने पढ़ा है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है XX, XY सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि जो Y क्रोमोसोम है ये सिर्फ पास ऑन होता है बाप से बेटे को, यानी कि फादर टू सन, सन टू हिज ओन सन, देन हिज ओन सन, देन हिज ओन सन, यानी कि ये बाप से बेटे को एंड सो ऑन, बाप से बेटे को, बेटे से उसके बेटे को। एंड ये बेटियों में ये डिजीज नहीं होती, ये वुमन में ये डिजीज नहीं होती है, क्योंकि जब हम वाई की बात करेंगे, वाई की वजह से सिर्फ लड़का बनता है, तो वाई सिर्फ लड़के में पास ऑन होगा, इसको हम बोलते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये याद रखिए, व्हेन वाई क्रोमोसोम्स आर पास्ड फ्रॉम फादर टू सन, then to his son and so on, we called it as a Y-linked inheritance. तो Y-linked में जो जीन म्यूटेट होगा, जिस जीन को म्यूटेशन होगी Y क्रोमोसोम के, यानी कि अगर Y क्रोमोसोम के जीन को म्यूटेशन होगी तो उसको हम बोलते हैं Y-linked disorders। यानी कि द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम अंडरगोज म्यूटेशन, हम उसको बोलते हैं वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स। तो यहां पे ये डिसऑर्डर सिर्फ मेल को होगा, क्योंकि मेल्स बनते हैं वाई क्रोमोसोम की वजह से, वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में होगा, वो फीमेल्स में नहीं होगा। चूंकि ऐसी मेल में होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं होलोएंड्रिक डिसऑर्डर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? होलोएंड्रिक। होलो मीन्स होल, एंड्रिक मीन्स एंड्रोशियम, यानी कि मेल, होलोएंड्रिक डिसऑर्डर्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस मीन जो एक्स्ट्रा ईयर पिन्ना पे जो हीयर होते हैं, बाल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। या हमने देखा हुआ है कि एक्सेसिव हीयर होता है कभी किसी मेल में ऑन शोल्डर्स पे या लोअर बैक रीजन में, तो या चेस्ट रीजन में, तो एक्सेस हीयर। एक होता है नॉर्मल हीयर, लेकिन जब एक्सेस हीयर होगा वही कॉल्ड हाइपरट्राइकोसिस। तो देखिए हाइपरट्राइकोसिस मींस एक्सेसिव हीयर, सबसे ज्यादा ओवर प्रोडक्शन, यानी कि बाल हद से ज्यादा। तो अगर ये बाप को है उसके बेटे को भी होगा, बेटे को है तो उसके बेटे को भी होगा, क्योंकि ये वो डिजीज है जो बाप से बेटे को, बेटे से बेटे को मिलेगी, क्योंकि ये वाई लिंक्ड है। तो दैट मीन्स अगर हम देखेंगे वाई लिंक्ड पे जो जीन है, होलोएंड्रिक जीन, अगर उस जीन को म्यूटेशन होगी तो ये इनहेरिटेंस, तो ये डिजीज होगी उसके बच्चों में, बेटे में। तो अब जरा इसके इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे। हमारे पास दो है, देखिए एक्स वाई, एक्स तो है ही नहीं क्योंकि एक्स तो गर्ल है, तो यहां पे हम बात करेंगे वाई की। देखिए पहले हमने लिखा एक्स वाई, ध्यान से देखिए फर्स्ट वन। तो पहला जो एक्स वाई है ये नॉर्मल है, पहला जो एक्स वाई है क्या है नाम, ध्यान से देखिए। क्या कहीं पे हमने वाई में दिखाया कोई डिसऑर्डर? नो। सो ये एक्स वाई जो है ये नॉर्मल मेल है, यानी इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, इसमें हाइपरट्राइकोसिस नहीं होगी। लेकिन जो मैंने डैश रखा इट मींस अ डिसऑर्डर, यानी कि वाई जो है इट्स अ म्यूटेंट, इसके जीन में म्यूटेशन है, तो डेफिनेटली ये बंदा क्या होगा? डिजीज्ड। तो ये वाला मेल जो नॉर्मल होगा, इसके बच्चे भी नॉर्मल होंगे, उनके बच्चे भी नॉर्मल होंगे, क्योंकि जो ये वाई है वो नॉर्मल है। जब वो पास ऑन होगा बेटे में वो भी नॉर्मल, जब वो पास ऑन होगा उसके बेटे में वो भी नॉर्मल, उसके बेटे में वो भी नॉर्मल। तो यहां देखिए ये वाई जो है डिफेक्टिव है, म्यूटेड है, इसलिए इसको डिजीज है।
डिजीज क्या है? हाइपरट्राइकोसिस। तो जब ये वाई पास ऑन होगा, यानी कि जब ये मेल जो होगा, जब ये इसका जो बेटा है, जब ये अपने बेटे में ये वाई क्रोमोसोम पास ऑन करेगा, उसको भी हाइपरट्राइकोस होगा, उसको भी एक्सेसिव बाल होंगे। तो जब वो अपने बेटे को पास ऑन करेगा, उसको भी ये होगा। सो दैट मीन्स जो म्यूटेंट वाई है, जो म्यूटेटेड वाई है, जिसमें म्यूटेशन है, जब वो वाई क्रोमोसोम पास ऑन होगा तो उनके बच्चों में भी वो डिजीज होगी। ये सिंपल इनहेरिटेंस पैटर्न है। तो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर जो है, उसमें हम पढ़ेंगे, ये था वाई लिंक्ड में बस ये एक डिजीज है, एक ही डिजीज हमें पढ़नी है, इसमें कोई और एग्जांपल नहीं है। लेकिन उसके बाद आती है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अब देखिए, जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे, यानी कि अब यहां पे ना बात लड़के की है ना लड़की, क्योंकि जो वाई है वो सिर्फ बाप से बेटे को जाता है, इसलिए ये डिजीज सिर्फ मेल्स को होती है। लेकिन जो एक्स की बात हम करेंगे, जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे होगी, उसको हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स, यानी कि द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम आर नोन एज एक्स लिंक्ड जीन्स। और जब उन जीन्स को म्यूटेशन होगी, हम उसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड म्यूटेशन। So the genes which are present on X chromosome when undergoes mutation, it's known as X-linked mutation. तो जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे अगर वो म्यूटेट हो जाएंगे तो उनमें म्यूटेशन होगी। अब हमें देखना है कि जो एक्स लिंक्ड पे जीन है, क्या वो डोमिनेंट कंडीशन में है या क्या वो रिसेसिव कंडीशन में है। तो इसके पैटर्न पे एक्स लिंक्ड के दो टाइप्स है, एक है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, दूसरा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। यानी कि अलील्स या जीन्स विच आर प्रेजेंट इन ऑन एक्स क्रोमोसोम बट आर इन डोमिनेंट कंडीशन, हम उसे बोलते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और वो जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पे है लेकिन रिसेसिव कंडीशन में, उसे हम कहेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो जो एक्स है, ये फीमेल्स में भी ये डिजीज होगी, मेल्स में भी होगी, क्योंकि मेल में भी एक्स क्रोमोसोम और फीमेल में भी ये एक्स क्रोमोसोम है। सो दैट मीन्स जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये मेल्स को भी होगा और फीमेल्स को भी होगा। वाई लिंक सिर्फ मेल्स को होगा। देखिए, मैंने एक स्क्वायर बनाया, यहां पे मैंने एक बॉक्स बनाया, यहां पे ये गर्ल है, फीमेल, ये मेल है। ध्यान से देखिए नोटेशंस, ये फीमेल है, ये क्या है, मेल। तो हमने तीन से एक लिया, हमने नॉर्मल, दूसरा है कैरियर, थर्ड है डिजीज्ड। ध्यान से देखिए, एक्स एक्स, पहले हम बात कर रहे हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करेंगे हम पहले। तो जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, यहां दोनों एक्स क्रोमोसोम किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, कोई डिजीज नहीं है। यहां मेल भी क्या है, नॉर्मल कंडीशन, डिजीज नहीं है। जरा आप ध्यान से देखिए, जब दोनों अलील्स पे, ध्यान से, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन होंगे बट इन डोमिनेंट कंडीशन, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे एक जीन होगा किस कंडीशन में, डोमिनेंट कंडीशन में, तो डिजीज होगी। सो फीमेल में तब जाके फीमेल में डिजीज होगी व्हेन द अलील्स आर इन होमोजाइगस कंडीशन। सो जब अलील्स होंगे होमोजाइगस कंडीशन बट इन डोमिनेंट कंडीशन, जैसे हमने पढ़ा इससे पहले कैपिटल ए, तो जब यहां पे दोनों एक्स क्रोमोसोम पे, जब यहां दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कैपिटल ए होगा तो डिजीज है। अब अगर एक ही एक्स पे कैपिटल ए होगा तब भी डिजीज है, क्योंकि हमने पहले ही कहा जो डोमिनेंट होता है, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, डिजीज होगी। तो यहां पे डोमिनेंट अलील है, सपोज कैपिटल ए, जब वो कैपिटल ए दोनों एक्स पे होगा तो डिजीज, जब एक ही एक्स पे होगा तब भी डिजीज। सो यहां पे डोमिनेंट कंडीशन के लिए कंडीशन ये है, यहां पे डिजीज के लिए कंडीशन ये है कि जब वो दोनों होंगे वो अलील्स होमोजाइगस कंडीशन या हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि अगर दो एक्स पे होंगे डोमिनेंट अलील्स तो डिजीज, अगर एक ही एक्स पे होगा डोमिनेंट अलील तब भी डिजीज, क्योंकि दूसरे अलील पर रिसर्च हो वो तो काम ही नहीं करेगा। तो यहां देखिए, ये एक्स वाई तो नॉर्मल है, लेकिन चूंकि इस मेल के पास एक ही एक्स है, देखिए यहां देखिए, इस मेल के पास एक ही एक्स है, और अगर इसी एक्स पे डोमिनेंट अलील है, अगर इसी एक्स पे क्या है, डोमिनेंट अलील, तो इसको भी डिजीज है। सो यहां दोनों अलील्स, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट अलील तो डिफेक्ट, या एक एक्स पे डोमिनेंट अलील तो डिफेक्ट। यहां पे चूंकि एक ही एक्स है, उस पे अगर डोमिनेंट अलील आ गया तो डिजीज, अगर रिसेसिव अलील आ गया तो नॉर्मल। यहां पे जब वो डोमिनेंट अलील होगा एक्स क्रोमोसोम पे तो डिजीज। तो यहां ध्यान से सुनिए, यहां कोई कैरियर नहीं है कहीं पे कैरियर, क्योंकि अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम पे होगा वो भी डिजीज है। सो यहां कोई कैरियर नहीं है, क्योंकि मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, कैरियर का तो सवाल ही नहीं है। फीमेल में तो दो एक्स क्रोमोसोम है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक एक्स पे होगा तो दूसरे पे नहीं होगा, तो वो कैरियर होगा नहीं, क्योंकि यहां पे कंडीशन है कि अगर एक एक्स पे भी डोमिनेंट अलील होगा तो वो भी डिजीज है। तो
अब हम लेंगे एग्जाम्पल्स किसके, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज के। तो एक्स लिंक्ड के जो डोमिनेंट डिजीज है उसके हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स है, ध्यान से सुनिए। पहला है रेट सिंड्रोम, दूसरा है गोल सिंड्रोम और तीसरा है स्यूडो रिकेट्स। ये 3 डिजीज है, सिर्फ याद रखने हैं, इन्हें डिस्कस नहीं करना है। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में या हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है इनको डिस्क्राइब करना। हाँ, इंटरनेट पे एमडी सर टाइम गुजार के आपको एक्सप्लेन करेगा, फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ना नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ना मुझे आपको पीएचडी करवाना है ना एमएससी करवाना है। आगे चलकर जब आप मतलब हायर क्लास में पहुंचोगे शायद उस वक्त आप ये पढ़ोगे। तो यहाँ पे मुझे उनको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे अपना दिमाग चाटना है, ना इसके लिए एनर्जी वेस्ट करनी है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये 3 एग्जांपल्स मैंने दिए आपको किसके, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज के। शायद कभी नीट पे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। सो पहला कौन सा है, रेट सिंड्रोम, दूसरा है गोल सिंड्रोम, थर्ड जो है वो है स्यूडो रिकेट्स। अब उसके बाद हम लेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए यहां पे हमने क्या लिया था, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब हम यहां पे क्या लेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को समझने के लिए पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। ध्यान से देखिए, बॉक्स हमने एक बनाया, तो इस बॉक्स में हमने वैसे लिखा, फीमेल लिखा और मेल लिखा, यहां पे नॉर्मल, यहां पे कैरियर और यहां पे डिजीज। देखिए 2 एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल, एक्स वाई नॉर्मल, तो यहां का एक्स भी नॉर्मल है, ये दोनों एक्स भी क्या है, नॉर्मल। लेकिन जब दोनों अलील पे क्या होंगे, रिसेसिव जीन्स, यानी कि जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन्स होंगे या रिसेसिव अलील्स होंगे तो बंदा डिजीज्ड होगा। अगर एक ही एक्स, क्योंकि हम मेल में एक ही एक्स है, अगर उस एक्स पे रिसेसिव जीन है या अलील है तो ये भी डिजीज्ड है। सो पहले ध्यान से सुनिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या है, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील्स होंगे, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या होंगे, रिसेसिव अलील्स, तो वो क्या होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में, तो डिजीज होगी। लेकिन जब एक ही एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील होगा, रिसेसिव यानी कि जीन होगा इन रिसेसिव कंडीशन, आई वांट टू एक्सप्लेन यू हियर कि जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे, फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन्स होंगे तो यानी कि डिजीज होगी। जब यहां पे मेल में तो एक ही एक्स है, जब उस पे रिसेसिव जीन होगी तो दैट मींस वो भी क्या है, डिजीज्ड। अब जरा यहां देखिए, फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम, अगर एक एक्स नॉर्मल है लेकिन दूसरे एक्स पे रिसेसिव जीन है तो ये क्या है, ये नॉर्मल होगा। लेकिन क्या है, देखिए ये एक्स तो नॉर्मल है, लेकिन इस एक्स पर रिसेसिव जीन है, ये वो पास ऑन 50% अलील इसमें नॉर्मल है, लेकिन 50% अलील जो वो म्यूटेंट है, रिसेसिव है, तो ये वो पास ऑन करेगा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में, इसलिए इसको कहा जाता है नॉर्मल बट कैरियर। मेल के केस में कोई कैरियर है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स है। अगर वो एक्स पे रिसेसिव अलील नहीं होगा तो नॉर्मल, अगर रिसेसिव अलील होगा तो वो बनेगा डिजीज्ड। सो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, जो नॉर्मल फीमेल्स है उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील्स नहीं है, मेल के एक्स पे भी रिसेसिव अलील नहीं है, तो ये दोनों होंगे नॉर्मल। लेकिन डिजीज होने के लिए, फीमेल में डिजीज होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जो अलील्स है, रिसेसिव अलील्स है, वो होमोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए। और मेल्स में डिजीज होने के लिए जो इसके पास एक ही एक्स है उस पर रिसेसिव अलील होना चाहिए। लेकिन फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम पे अगर सिर्फ एक ही एक्स पे रिसेसिव अलील होगा, दूसरे पे नहीं होगा, दूसरा नॉर्मल होगा, तो वो क्या होंगे, वो नॉर्मल होंगे बट कैरियर। तो फीमेल जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है, डिजीज भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल टू कैरियर भी हो सकती है। लेकिन मेल या तो नॉर्मल होगा या फिर क्या होगा, डिजीज, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स है। फीमेल में कितना एक्स है, 2। तो फीमेल में डिजीज होने के लिए कंडीशन है कि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव अलील होने चाहिए होमोजाइगस कंडीशन में। अगर एक ही एक्स पर रिसेसिव अलील आ गया, दूसरे पे नहीं आ गया, तो वो नॉर्मल होगा लेकिन कैरियर। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव अलील नहीं होगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। इसके लिए हमें कौन कौन सी डिजीज पढ़नी है, तो एक ट्रिक हमने बनाई है, ध्यान से देखिए। ट्रिक है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, हीमा गॉट 6 कलर्ड डम्पलिंग्स एट नाइट। डम्पलिंग्स मींस मोमोज। डम्पलिंग्स हम किनको कहते हैं, मोमोज को। तो जो हीमा है, हीमा को क्या मिले, हीमा को मिले 6, मगर क्या, डिफरेंट कलर के डम्पलिंग्स यानी कि मोमोज। कब, रात को। तो हीमा गॉट 6 colored dumplings at night. हीमा का H हीमोफीलिया, गॉड का G and 6, G for G and 6
पीडी डेफिशिएंसी, G6PD डेफिशिएंसी। कलर्ड का कलर ब्लाइंडनेस सीधे पता चलता है। डम्पलिंग्स का D, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नाइट ब्लाइंड्स का N, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये आ गए 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 डिसऑर्डर है जो किसमें आता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की। यानी कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है उसमें हमें 5 पढ़ने हैं। कौन कौन सा? एक ट्रिक हमने बनाई है, हीमा गॉट 6 कलर्ड डम्पलिंग्स एट नाइट, यानी कि हीमा को 6 कलर्ड मोमोज मिले हैं। हीमा का H हीमोफीलिया, गॉड का 6 G6PD डेफिशिएंसी, कलर्ड का C कलर ब्लाइंडनेस, डम्पलिंग्स का D ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नाइट का N यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। तो पहले हमें एक्चुअली इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्चुअली जो सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है, जो इस पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन उससे पहले हम लेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। तो हम स्टार्ट पहले करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस से। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस का जो ही नाम आता है हमारे दिमाग में, तो हमें पहले आता है कि इंसान को रात को दिखाई नहीं देगा, यानी कि इंसान अंधा है कब? रात को। तो अंधेरे में, डार्कनेस में, डिम लाइट में जब एक बंदा देख नहीं पाएगा उसे हम कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। व्हेन अ पर्सन फेल टू सी, when a person fail to see या when a person have a difficulty in seeing, कब? during night or in dim light, हम उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस 2 तरह के। देखिए हमने पढ़ा है, शायद लोअर क्लास से हमने पढ़ा है कि विटामिन इज मस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेटिनॉल, है ना, रोडोप्सिन का है ना पिगमेंट रेटिनॉल। तो अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, तो यहां पे विटामिन की डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है, उससे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमने कहा नाइट ब्लाइंडनेस 2 तरह के, एक है एक्वायर्ड, दूसरा है जेनेटिक। एक्वायर्ड मीन्स जब खाने में विटामिन ए नहीं मिला, जब 6 महीने से या 6 महीने से लेके 1 साल तक विटामिन ए नहीं, टोटली नहीं है हमारे फूड में, उसकी वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड नाइट ब्लाइंडनेस या न्यूट्रिशनल नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है बेटा। दूसरा है जेनेटिक। तो ये जीन जो है, कौन सा जीन? जो रोडोप्सिन बनाता है, जो पिगमेंट बनाता है, रॉड्स। हमारे, आपको पता ही है, हमारी आंख में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स, दूसरे होते हैं कोन्स। जो रॉड सेल है दैट्स गुड फॉर डिम लाइट या डार्क लाइट। तो रॉड्स में एक प्रोटीन होता है, इसका नाम है रोडोप्सिन। ये विजुअल पिगमेंट होता है, यानी कि इससे दिखाई, ये वो पिगमेंट है जिससे हम देख सकते हैं। तो अगर सपोज जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर एक जीन होता है जो रोडोप्सिन को बनाता है, इस पिगमेंट को बनाता है। अब अगर वो जीन की म्यूटेशन हो चुकी है, अगर वो जीन रिसेसिव कंडीशन में है, ध्यान से सुनिए, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे जब वो जीन जिसको रोडोप्सिन बनाना है, अगर वो जीन किस कंडीशन में होगा? रिसेसिव कंडीशन में होगा, तो दैट मींस रोडोप्सिन नहीं बनेगा। जब रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो बंदा डार्क में या डिम लाइट में नहीं देखेगा, इसे हम कहेंगे जेनेटिक नाइट ब्लाइंडनेस। तो जेनेटिक नाइट ब्लाइंडनेस को आप कितना भी कैरेट दीजिए, कितना भी साग दीजिए, कितना भी जो है ना फ्रेश लीफी वेजिटेबल दीजिए, कितना भी लेवर दीजिए पोलर बियर का, इससे कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक्वायर्ड में डाइट की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। अगर वो कैरेट खाएगा, हरी सब्जी खाएगा, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या विटामिन ए कैप्सूल्स खाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जेनेटिक में वो ठीक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लेंगे ग्लूकोज 6। देखिए G6PD डिजीज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका फुल फॉर्म क्या है? G6PD का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, G फॉर ग्लूकोज, 6 पता ही है, पुश नंबर 6, यानी कि जो ग्लूकोज का पुश नंबर 6 से पढ़ाया है मैंने बायोमॉलिक्यूल्स में, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया है। 6 ग्लूकोज होता है, जो 6th कार्बन होता है ग्लूकोज का, वहां पे होता है फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि ये एंजाइम बनेगा ही नहीं। सो G6PD डिजीज में क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है, और जब वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे होगा उसकी म्यूटेशन हो गई, और जब उसकी म्यूटेशन हो गई तो G6PD नहीं बनेगा। सो ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ ए जीन वी सिंथेसाइज G6PD, यानी कि उस जीन जो एक्स क्रोमोसोम पे है उसकी म्यूटेशन हो गई, उसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस नहीं बनेगा। तो
उससे क्या हो जाएंगे, जब वो नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। जब हीमोग्लोबिन क्रिस्टलाइज हो गए तो आरबीसी के मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। जब आरबीसी के मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएंगे तो आरबीसी के ब्रेकडाउन से आरबीसी की डेथ हो गई। जब आरबीसी की डेथ हो गई तो एबनॉर्मली जो हमारे आरबीसी है वो कम होंगे, इसे हम कहते हैं एनीमिया। और जब आरबीसी मर जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन है, हीम पार्ट अलग है, ग्लोबिन पार्ट अलग है। ग्लोबिन को रिसाइकिल किया जाएगा, हीम को क्या किया जाए, उसमें आयरन निकाला जाएगा और रेस्ट ऑफ द हीम को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, बिलिवर्डिन में, और उसके बाद बिलिरुबिन में। तो बिलिरुबिन की लेवल जब ज्यादा बढ़ेगी इससे जॉन्डिस होगी। सो दैट मीन G6PD जो है ये एंजाइम अगर नहीं बनेगा, इससे क्या होगा कि एचबी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो श्रिंक हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, एक ही जगह जमा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आरबीसी की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और आरबीसी की डेथ होगी। जब आरबीसी की डेथ होगी तो नंबर ऑफ आरबीसी एबनॉर्मली कम होंगे, इसे हम कहेंगे एनीमिया। और एनीमिया के साथ साथ जो ये डेड आरबीसी है उनको कन्वर्ट किया जाएगा बिलिरुबिन यानी कि बाइल पिगमेंट्स में, जिससे बाइल का जो पिगमेंट्स का जो लेवल है वो राइज हो जाएगा, उसे हम कहते हैं जॉइंट्स। और चूंकि आरबीसी का नंबर जब बहुत एबनॉर्मली बहुत कम होगा, उससे क्या होगा, सेल्स को डिफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की, ब्रेन की डेथ होगी, ब्रेन डैमेज होगा, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और पेशेंट मर भी सकता है। यह था G6PD। उसके बाद जो थर्ड है वो हमने लिया ड्यूशेन। अगर आपको याद होगा डंपलिंग्स का डी, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत पुरानी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए, आपने पढ़ा होगा मसल कंट्रैक्शन में एक प्रोटीन है, इसका नाम है डिस्ट्रोफिन। जो डिस्ट्रोफिन है ये सबसे बड़ा प्रोटीन है और इसका जो जीन है वो माना जाता है लॉन्गेस्ट जीन। तो हमारे बॉडी का जो लॉन्गेस्ट जीन है वो है डिस्ट्रोफिन का जीन। ऑलमोस्ट 3000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का बना है, 3000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का बना है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो अगर डिस्ट्रोफिन नहीं बनेगा, पहले हम देखेंगे व्हाट इज एक्चुअली डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन ये एक ऐसा प्रोटीन है मसल सेल्स में जो हेल्प करता है किसमें, मसल कंट्रैक्शन में, यानी कि इसके बगैर मसल कंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि वो जीन जो एक्स क्रोमोसोम पे है जो डिस्ट्रोफिन को बनाता है उसकी म्यूटेशन हो गई, वो रिसेसिव कंडीशन में है। तो जब वो जीन रिसेसिव कंडीशन में होगा दैट मींस डिस्ट्रोफिन नहीं बनेगा। जब डिस्ट्रोफिन नहीं बनेगा इससे क्या होगी, तो मसल में वीकनेस होगी, मसल वेस्ट हो जाएगा, मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो बंदा जो है वो चल नहीं पाएगा। सपोज एक बंदा जो है वो बैठा है कुर्सी पे तो उठ खड़ा नहीं होगा, अगर खड़ा है तो बैठ नहीं पाएगा, अगर वो सीढ़ियों को चढ़ता है एक टांग उठाए तो दूसरा नहीं उठा पाएगा। तो ऐसे लगेगा जब वो चलने की कोशिश कर रहेगा उसको लगेगा जैसे उसकी मसल को टीयर ऑफ किया गया, फाड़ दिया गया है। तो 12 साल की एज में क्या होगा, ये बंदा चल नहीं पाएगा और ये बंदा सीधे आ जाएगा कहां पे, व्हील चेयर पे, क्योंकि इसकी टांगे चल नहीं पाएंगी, ये अपने बाजू का हेल्प नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसको चलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, व्हील चेयर की। लेकिन इसकी डेथ होती है आफ्टर द 12, यानी कि जब 12 साल के बाद ऑलमोस्ट अप टू 15 ईयर्स तक इसकी क्या हो जाती है, डेथ होती है। क्यों डेथ होती है, क्योंकि जो कार्डियक मसल है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो इसको होती है कार्डियोमायोपैथी। यानी कि कार्डियोमायोपैथी मींस जो हार्ट के मसल सेल्स है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इसको डेथ होती है। तो दैट मीन ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है जो जरूरी है मसल कंट्रैक्शन के लिए वो नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से मसल वीक हो जाती है। और जब मसल वीक हो जाता है तो मसल कंट्रैक्शन नहीं हो पाती है। 12 साल की एज में क्या हो जाता है, 12 साल की एज तक ये बंदा आ जाता है किस पे, व्हील चेयर पे, क्योंकि ये चल नहीं पाता है। और 15 साल की एज के बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, कार्डियोमायोपैथी, यानी कि जो कार्डियक मसल सेल्स है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। Now the most important disease as far as your NCERT syllabus is concerned, बेटा ये आपको बोर्ड में भी पूछा जाएगा और ये आपके नीट पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से ही पता चलता है कलर ब्लाइंडनेस। इससे पहले हमने पढ़ा नाइट ब्लाइंडनेस, व्हेन अ पर्सन फेल टू सी, जब बंदा देख नहीं पाएगा अंधेरे में या डिम लाइट में, उससे हम कहते हैं कलर नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन यहां पे क्या है, जब एक बंदा कलर या देखेगा नहीं, ध्यान से सुनिए, जब एक बंदा कलर देख ही नहीं सकता है, यानी कि वो टोटल उसको काला दिखेगा, पूरा डार्क, पूरा काला दिखेगा, या वो कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। सो दो चीज मैंने आपको यहां पे बोली, या तो वो टोटल कलर देखेगा नहीं, जब भी वो आंखें खोलेगा उसको सिर्फ काला ही काला दिखेगा, टोटल ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि टोटल ब्लैक।
तो उसे हम कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस। या भी हो सकता है कि उसके सामने कलर्स होंगे लेकिन वो कलर को पहचान नहीं पाएगा। उसके सामने हम रेड कलर देखेंगे उसे वो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन रखेंगे वो ब्लू देखेगा, ब्लू देखेंगे तो येलो, यानी कि कलर्स के बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ट्रू कलर नहीं आइडेंटिफाई करेगा, उसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब जो कलर ब्लाइंड्स है इसके लिए हम जाएंगे पहले, जैसे मैंने आपको बोला आईज में दो तरह के सेल्स है, रेड सेल है, रॉड्स और कोन, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स आर मेंट फॉर डिम लाइट या डार्क के टाइम। तो जो कोन्स है, कोन्स एक्चुअली ब्राइट लाइट के लिए होते हैं, दिन की रोशनी के लिए, क्योंकि कोन्स जो है इनमें तीन तरह के कोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है रेड कोन, दूसरा होता है ग्रीन कोन और थर्ड होता है ब्लू कोन। रेड कोन में होता है रेड प्रोटीन, ग्रीन कोन में होता है ग्रीन प्रोटीन और ब्लू कोन में होता है ब्लू प्रोटीन। यानी कि जो रेड कोन का रेड पिगमेंट है और ग्रीन कोन का ग्रीन पिगमेंट, ध्यान से सुनिए मैं रिपीट कर रहा हूं, रेड कोन के अंदर जो रेड पिगमेंट है और ग्रीन कोन के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है उसको बनाने वाले जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। यानी कि द जीन्स विच सिंथेसाइज रेड पिगमेंट इनसाइड द रेड कोन एंड ग्रीन पिगमेंट इनसाइड द ग्रीन कोन आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इसलिए हम यहां पे जो पढ़ेंगे वो है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है इट इज एसोसिएटेड विद द एक्स क्रोमोसोम। अब जो ब्लू पिगमेंट है, द ब्लू पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लू कोन, यानी कि ब्लू कोन के अंदर जो ब्लू पिगमेंट है वो एक्चुअली कहां पाया जाता है, वो पाया जाता है ऑटोजोम में। तो हम यहां पे इस वक्त एक्स लिंक्ड पढ़ रहे हैं, सो ब्लू की हम बात नहीं करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, जब बंदे को होगा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, जब वो गाड़ी चला रहा होगा तो सिग्नल के पास पहुंचेगा, ट्रैफिक सिग्नल के पास, तो सपोज उसके वहां पर रेड नोटेशन है, क्योंकि उसको रेड का पता नहीं चलेगा तो रेड में उसको स्टॉप करना, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ग्रीन मीन्स टू गो, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन्स इस बंदे को क्या होता है कि जो रेड ग्रीन वाला होता है इसको ट्रैफिक के टाइम प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब चूंकि इसने याद रखा होता है कि ऊपर वाला रेड और नीचे वाला ग्रीन, जब ये ऊपर कोई कलर तो दिखेगा क्योंकि इनका विजन नॉर्मल होता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड का विजन जो है नॉर्मल होता है, इसको ऊपर कलर दिखेगा, हाँ वो रेड नहीं दिखेगा इसको, लेकिन इसको ऊपर कलर दिखेगा। ये सोचेगा कि ऊपर का कलर जो है वो हमेशा रेड होता है, तो ये दिमाग लड़ाएगा तो आगे मूव करेगा। अगर नीचे वाला कलर आएगा दैट मीन्स इसको ग्रीन कलर, इसको चलना है आगे, ऊपर का कलर आएगा इसको स्टॉप करना, तो उस बुनियाद पे ये अपने आप को अडॉप्ट करेगा। लेकिन अगर कोई बंदा ट्रैफिक पुलिस वाला है, यानी कि किसी बंदे को ड्यूटी दी गई है कहां पे, एट अ ट्रैफिक सिग्नल पे, और उसको रोकना है, लेकिन उस बंदे को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, दैट मींस वो क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, उसको बहुत ही प्रॉब्लम होगी कहां पे रुकना है, कहां पे एलोनी का, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होंगे। या जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन के टाइम हमें सिग्नल देनी है, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो उसको एक पहले वाली ट्रेन को रेड सिग्नल दिखाना है या ग्रीन सिग्नल, इट मींस उसको वहां पे प्रॉब्लम होगी। इसलिए ऐसे बंदों को ट्रैफिक सिग्नल का जॉब नहीं दिया जाता, यानी कि जिनको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है उन्हें हम ट्रैफिक सिग्नल का जॉब नहीं दे सकते। इज द क्लियर? और डायग्नोज कैसे करेंगे हम, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कलर ब्लाइंडनेस का? जिस तरह आपको याद होगा बेटा, जब हम जाते हैं टेस्ट करने के लिए, आंखों का टेस्ट करते हैं, तो वहां पे जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, आई का डॉक्टर होता है, उसने रखा होता है पीछे वो एक बोर्ड जैसा, उसमें होते हैं लेटर्स, तो वह हमें कहता है एक आंख बंद करो और लेटर्स को आइडेंटिफाई, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उल्टे होते हैं लेटर्स, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसी तरीके से एक कलर चार्ट होता है जिसे बोलते हैं इश्तिहारा चार्ट, स्पेलिंग ध्यान से सुनिए, प्रोनाउंसिएशन इश्तिहारा चार्ट्स। तो इश्तिहारा चार्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बंदे को कि क्या उसको कलर ब्लाइंडनेस है और किस डिग्री तक है। इज द क्लियर? तो यहां पे जो आपको याद रखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तीन तरह के कलर ब्लाइंड्स हो सकते हैं। जिस बंदे को, जिस इंसान में रेड पिगमेंट नहीं होगा उसे बोलते हैं प्रोटेनोपिया, यानी कि इसमें रेड पिगमेंट एब्सेंट है, रेड कलर, इसको होगी रेड कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा होता है कि इसमें ग्रीन पिगमेंट एब्सेंट है, इसको ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, इसे बोलते हैं ड्यूटेरेनोपिया। थर्ड है ब्लू कोन, यानी कि उसमें ब्लू पिगमेंट एब्सेंट, इसे बोलते हैं ट्राइटेनोपिया। सो तीन तरह है, प्रोटेनोपिया रेड कलर ब्लाइंडनेस यानी कि उसका रेड पिगमेंट एब्सेंट है, डिटेरेनोपिया उसे ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है यानी कि उसका ग्रीन पिगमेंट एब्सेंट है, ट्राइटेनोपिया यानी कि उसको ब्लू कलर डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस है यानी कि उसको ब्लू पिगमेंट एब्सेंट है। एक और है, सपोज अगर किसी इंसान को कोन्स बने ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोन्स नहीं बने, तो जब कोन्स नहीं बने उससे क्या होगा,
उसे कुछ भी नहीं दिखाएगा, यानी कि ना उसको रेड कोन है, ना उसको ग्रीन कोन है, ना उसको ब्लू कोन, उसके टोटल कोन्स नहीं बनेंगे। उसमें क्या है, सिर्फ रॉड्स बने हैं, तो वो सिर्फ अंधेरे में दिखेगा। गो रोशनी के टाइम, लाइट के टाइम, दिन के टाइम उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि उसके सारे कोन्स क्या है, एब्सेंट। उसे हम कहते हैं टोटल कलर ब्लाइंडनेस। यानी कि टोटल कलर ब्लाइंडनेस कब होता है, जब टोटल कोन्स एब्सेंट होंगे, यानी कि कोई भी कोन प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम यहां पे आपको दिखाएंगे, आगे चलकर टाइम मिलेगा, क्योंकि यहां पे तो पॉसिबल नहीं है। आगे चलकर मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह, तो जब हालात फिर से नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो इसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स करनी है। आप भी घर में, मैं इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस भी छोड़ दूंगा अभी व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम्स। देखिए, ये एक नॉर्मल फीमेल है, यानी कि इसको कलर ब्लाइंड नहीं है, और ये जो बंदा है इसको कलर ब्लाइंडनेस है। एक कलर ब्लाइंड बंदे की शादी हुई है एक नॉर्मल फीमेल के साथ। तो आप जरा देखिए क्या होगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज विद अ नॉर्मल फीमेल, यानी कि कलर ब्लाइंड इंसान ने एक नॉर्मल वुमेन के साथ शादी की, आप बोले उसके कितने उसके जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, कितने परसेंट होंगे कलर ब्लाइंड, या कितने परसेंट होंगे नॉर्मल। तो इस पे एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, ये तो हमें नॉर्मल फीमेल का रिप्रेजेंटेशन। तो कलर ब्लाइंड को जैसे एक्स है, मैंने इसमें दिखाया स्मॉल सी। स्मॉल सी अगर कैपिटल सी है वो है डोमिनेंट कंडीशन, अगर स्मॉल सी इज रिसेसिव कंडीशन। हम जो डिजीज को पढ़ रहे हैं यह है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। तो यहां पे जो आपको दिखा रहा है वो स्मॉल सी है, यानी कि रिसेसिव कंडीशन, मींस इसको डिसऑर्डर है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां 2 एक्स आ गए, यहां 1 एक्स और 1 वाई आ गया। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे, किया है हमने, पढ़ा है हमने, इस एक्स को मैं क्रॉस करूंगा एक्स एक्स के साथ, ये बनेगा एक्स एक्स सी। देखिए ये एक्स नॉर्मल है, ये रिसेसिव एक्स है, तो आ गया यहां पे। उसके बाद इस एक्स को हम क्रॉस करेंगे इस एक्स के साथ, अगेन द सेम। फिर इस एक्स को क्रॉस करेंगे इस वाई के साथ, एक्स वाई। इस एक्स को क्रॉस करेंगे इस वाई के साथ, एक्स वाई। तो ध्यान से देखिए, यहां एक एक्स नॉर्मल है, एक एक्स पर रिसेसिव अलील है, यहां पे एक एक्स नॉर्मल है, दूसरे एक्स पर रिसेसिव अलील है। सपोज दिस एक्स विल नॉट फॉर्म द प्रोटीन, यानी कि ये एक्स पिगमेंट नहीं बनाएगा, ये एक्स भी पिगमेंट नहीं बनाएगा, चाहे वो रेड पिगमेंट हो या ग्रीन पिगमेंट हो, लेकिन ये एक्स तो वो पिगमेंट बनाएगा, ये एक्स तो वो पिगमेंट बनाएगा। इट मींस ये जो गर्ल्स होंगे, ये जो डॉटर्स होंगे, ये नॉर्मल तो होंगे, लेकिन ये कैरियर है, यानी कि ये नॉर्मल है, इनका विजन नॉर्मल है, लेकिन इनके एक एक्स पर रिसेसिव अलील है, तो ये अपने बेटे को ये डिफेक्ट दे सकते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं नॉर्मल बट कैरियर। तो यहां देखिए, यहां तो मेल सारे नॉर्मल है, तो दैट मीन्स जब हमने क्रॉस किया, हमने एक कलर ब्लाइंड मैन को किसके साथ मैरिज की, नॉर्मल फीमेल के साथ। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो बाप होता है, जो मेल होता है, वो हमेशा अपना वाई देता है बेटे को, और अपना एक्स हमेशा देगा किनको, बेटियों को। तो जब बाप कलर ब्लाइंड है तो डेफिनेटली उसकी बेटियां क्या होंगी, कैरियर। तो अपना एक्स वो किसको देगा, डॉटर्स को। आपने देखा इस क्रॉस में, यहां जो डिफेक्टिव था बाप, उसने अपना एक्स किनको दिया, अपने डॉटर्स को। यहां जो मां थी उसके दोनों एक्स नॉर्मल है, तो उसने बेटों को वो 2 एक्स दिए, तो वो इसलिए बेटे क्या बन गए, नॉर्मल। आप देख सकते हैं यहां जो दोनों डॉटर्स कैरियर बनी है, क्यों बनी है कैरियर, क्योंकि उनके बाप के पास डिफेक्टिव एक्स था, रिसेसिव एक्स था, डिजीज एक्स था, म्यूटेंट एक्स था। तो वो म्यूटेंट एक्स दोनों बेटियों को दिया, क्योंकि बाप अपना एक्स हमेशा अपनी बेटियों को देता है, और जो मां है वो अपना एक्स हमेशा बेटे को देगा, इसलिए बेटे यहां पे क्या आ गए, नॉर्मल आ गए। तो ये क्रॉस था, यानी कि यहां पे तो सारे नॉर्मल है, अगर देखा जाए सारे ऑफस्प्रिंग्स क्या है, नॉर्मल। लेकिन हाँ, फिफ्थ यहां पे सारे डॉटर्स क्या है, नॉर्मल बट कैरियर। ऑल सन्स आर नॉर्मल, ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल बट कैरियर। आपको वहां पे चेक करना है कि आपके ऑप्शंस क्या है। उसके बाद जो है वो है हीमोफीलिया। ये भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न। इस डिजीज को पहली बार डिस्कवर किया किसने, जॉन ओटो ने। तो जॉन ओटो एक साइंटिस्ट था जिसने इस डिजीज को पहली बार डिस्कवर किया, और उसने इसको नाम दिया ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज क्या होता है कि जब एक इंजुरी हो जाती है, जख्म लग जाता है, आपने देखा होगा अपने साथ भी, जब इंजुरी हो जाती है तो इंजुरी के टाइम क्या होता है, ब्लड क्लॉट करता है। क्यों करता है क्लॉट, क्योंकि क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म है ना, वो एक्चुअली बहुत टाइप्स के हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली जो मैं पढ़ाऊंगा यहां पे शॉर्ट में ही, कि
क्लॉटिंग जो हमारे ब्लड में, हमारे खून में, हमारे ब्लड में एक्चुअली 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिनमें एक आयन है, कैल्शियम, रेस्ट और प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब भी हमें इंजुरी होती है तो उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करके क्लॉटिंग की जाती है। तो दैट मीन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, प्रोटीन्स है, वो बिल्कुल हमारे बॉडी में इनएक्टिव रहता है, हमारे ब्लड में इनएक्टिव रहते हैं। जब कहीं पे भी इंजुरी होती है तो इंजुरी के टाइम क्या होता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस, जिसकी वजह से वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर उन क्लॉटिंग फैक्टर्स में कोई भी एक एब्सेंट होगा, ध्यान से सुनिए, अगर उन क्लॉटिंग फैक्टर्स में कोई भी एक क्या होगा, एब्सेंट होगा, उससे क्या होगा, उसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होगी और उसकी वजह से जो क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है वो रुक जाएगा। तो जब क्लॉटिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी तो बंदे का जो है ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ब्लड लॉस होगा, तो इससे डेथ भी हो सकती है। क्योंकि अगर एक्सेस ब्लड लॉस हो गया, इमीडिएटली ब्लड नहीं मिला, इमीडिएटली हमने उसके लिए मतलब उस क्लॉट को बंद नहीं किया, तो इससे इंसान की डेथ हो सकती है। इसी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। तो देखिए, एक मामूली, सपोज कोई बंदा कहीं खेल रहा है, इसको हीमोफीलिया है, इसको इंजरी हो गई, ब्लड लॉस हो रहा है, लेकिन जिस जगह पे ये है वहां पे इसको कुछ क्लिनिकल जो है कंसल्टेशन नहीं मिल रही है, इसका ब्लड लॉस हो रहा है, इसका ब्लड लॉस जब तक कि ये घर पहुंचेगा, जब तक कि ये हॉस्पिटल पहुंचेगा, तब तक इसका सारा ब्लड लॉस होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, इसका कार्डियक अरेस्ट होगा एंड इससे डेथ हो जाएगी। सो इसलिए ये बहुत ही फेटल हो सकता है। क्या होता है, मैंने पहले ही कहा, इसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल कैस्केड मैनर में काम करते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जो है उसको हमने एक्टिवेट किया, एक क्लॉटिंग फैक्टर को हमने एक्टिवेट किया तो वो दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा थर्ड को एक्टिवेट करता है, थर्ड फोर्थ को एक्टिवेट करता है, पांचवा जो वो सिक्स को एक्टिवेट करता है, सिक्स सेवंथ को एक्टिवेट करता है, सेवंथ एट्थ को एक्टिवेट करता है, एट नाइन्थ को एंड सो ऑन, इसी तरह। सो यानी कि यहां पे हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि यहां पे एक चेन है एक्टिवेशन का, उसी को हम बोलते हैं कैस्केड। अब सपोज मैं एग्जांपल लूंगा, यहां पर हमारे पास फैक्टर 1 है, फैक्टर 2 है, फैक्टर 3 है, फैक्टर 4 है, 5 एंड सो ऑन। सपोज 13 फैक्टर में से अगर फैक्टर 5 एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल कर रहा हूं, फैक्टर 1 ने 2 को एक्टिवेट किया, 2 ने 3 को एक्टिवेट किया, 3 ने 4 को एक्टिवेट किया। अब 4 किसे एक्टिवेट करेगा, 5 को, लेकिन 5 है नहीं। उसके बाद 6 है। अब 4 में इतनी ताकत नहीं है कि वो 6 को डायरेक्ट एक्टिवेट करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। 4 एक्चुअली किसको एक्टिवेट करता, 5 को, और 5 फिर किसे एक्टिवेट करेगा, 6। सो 6 विल बी एक्टिवेटेड बाय ओनली 5, लेकिन 5 है ही नहीं। तो जब 5 नहीं है तो ये चेन ऑफ क्लॉटिंग जो है ये रुक जाएगी, स्टॉप होगी, इससे क्लॉटिंग नहीं होगी और इससे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। अब ध्यान से देखिए, देखा गया है कि इसमें जो मोस्टली जो है मदर कैरियर होती है। इसमें देखा गया जो एक डिसऑर्डर है, जेनेटिक जो हीमोफीलिया है, ये क्या होती है, ये मोस्टली ट्रांसमिट करती है कहां से, फ्रॉम कैरियर मदर। देखा गया है कि मदर एक्चुअली क्या होती है, कैरियर, और वो ये पास ऑन करती है किनको, मेल्स को। मदर जो है वो है कैरियर, यानी कि मदर के पास जो 2 एक्स क्रोमोसोम है उनमें एक एक्स जो है वो म्यूटेंट है, उस पर जो हीमोफिलिक, उस पर जो फैक्टर, जो क्लॉटिंग फैक्टर के बनाने के जो जीन्स है वो रिसेसिव कंडीशन में है। तो जो कैरियर मदर है, मां हमेशा अपना एक्स किसे देती है, बेटे को। तो यहां पे जब मदर कैरियर है, उसने अपना एक्स किसको दिया, बेटे को, तो बेटे को डिजीज हो गई। तो ये देखा गया है मोस्टली कि मदर्स कैरियर होते हैं जो अपने बेटे को ये डिजीज देती है, जो अपने बेटे को क्या देती है, डिजीज, यानी कि जो हीमोफीलिया है कैरियर मदर से पास ऑन होती है, किसे, मेल को। और यह भी देखा गया कि जो फीमेल्स में उनमें डिजीज होना बहुत मुश्किल है, यानी कि चांस जो है डिजीज फीमेल वो कम है, यानी कि फीमेल में हीमोफीलिया होना बहुत रियर है, कम है। क्यों, रीजन क्या, उसका रीजन ये है कि जो फीमेल है वो होती है होमोजाइगस कंडीशन, उसके 2 एक्स है। जब तक ना दोनों एक्स पे रिसेसिव कंडीशन होगी, म्यूटेंट कंडीशन, यानी कि दोनों एक्स पे जब म्यूटेशन होगी तब जाके ये डिजीज पॉसिबल है। एक एक्स पे होगा तो वो नॉर्मल होंगे और रिसेसिव, लेकिन मेल्स में एक उल्टा है, वहां पे एक ही एक्स है, अगर उस पर रिसेसिव अलील नहीं होगा तो वो नॉर्मल, अगर उस पर रिसेसिव अलील आ जाएगा तो वो म्यूटेंट है, डिजीज है। इसलिए देखा गया मेल्स में ये डिजीज ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू फीमेल्स। सो देखा गया है चांस ये होता है कि जो डिजीज्ड फीमेल है वो लेस होती है। क्यों, और
क्योंकि उनके फादर, क्योंकि उनमें देखिए फीमेल में ये डिजीज कब आ सकती है, जब उनका बाप डिजीज्ड होगा। यानी कि एक फीमेल में डिजीज सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकती है, जब उसका बाप डिजीज्ड होगा और उसकी मां कैरियर होगी। तो मुझे लगता है ये कम चांस है जहां पे मैरिज हो सकती है बिटवीन द डिजीज्ड फादर एंड कैरियर वुमन। ये बहुत रेयर होगा, कम चांस। हाँ, ये हो सकता है दो में से एक पेरेंट डिफेक्टिव होगा, लेकिन दोनों होंगे ऐसे, यानी कि एक डिजीज्ड होगा दूसरा कैरियर होगा। ये मुश्किल केस है, इसलिए देखा गया फीमेल में ये डिजीज कम होती है। इसे कहा गया है रॉयल ब्लीडर्स डिजीज। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि हीमोफीलिया को हम क्या एक को नाम देते हैं रॉयल ब्लीडर्स डिजीज। क्यों? क्योंकि ये रॉयल खानदान देखा गया है कि ये क्वीन विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया है उसकी फैमिली को है, और खुद क्वीन विक्टोरिया कैरियर है। जो मलका विक्टोरिया है या क्वीन विक्टोरिया है उसकी खानदान को यह बीमारी लगी है बहुत पहले, तो उनके पूरे खानदान को यह बीमारी है, और खुद क्वीन विक्टोरिया क्या है, कैरियर। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये जो हीमोफीलिया इसके दो टाइप्स हैं। एक है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए। तो हीमोफीलिया ए में क्या होता है, फैक्टर 8 एब्सेंट है। मैंने अभी बोला क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, एक जो है वो कैल्शियम है, रेस्ट जो है वो प्रोटीन्स है। तो फैक्टर 18 जो है वो एब्सेंट है। इस फैक्टर 8 का एक और नाम है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, यानी कि ये फैक्टर 8 हीमोफीलिया नहीं होने देगा। नाम बहुत इजी याद रखना है, फैक्टर 8 की वजह से हीमोफीलिया नहीं होगा। तो फैक्टर 8 इज एंटी, किसके एंटी, हीमोफीलिया। तो ये एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जो फैक्टर 8 है, इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। अगर उस जीन की म्यूटेशन होगी, अगर वो जीन रिसेसिव कंडीशन में होगा, फैक्टर 8 नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोफीलिया ए। सेकंड है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी, मैंने सी लिखा है, गलत रॉन्ग हो गया है। हीमोफीलिया बी जो है ये फैक्टर 9 की वजह से होता है, यानी कि जो फैक्टर 9 है वो एब्सेंट होता है। फैक्टर 9 जो है वो सिंथेसाइज नहीं होता है। इस फैक्टर 9 का नाम क्या, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो फैक्टर 9 है ये सिंथेसाइज नहीं होता, यानी कि द जीन, वो जीन जो फैक्टर 9 को बनाएगा, जो फैक्टर 9 को बनाएगा यानी कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाएगा, वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे है। और जब उस जीन की क्या होती है, म्यूटेशन होती है, तो उसकी वजह से होता है हीमोफीलिया। तो उस हीमोफीलिया को एक और नाम से हम जानते हैं, क्रिसमस डिजीज। ये एक साइंटिस्ट है, क्रिसमस उसी के नाम पे है, ये किसी त्यौहार के नाम पे नहीं है। क्रिसमस जो है, क्रिसमस डिजीज जो है ये एक्चुअली इस साइंटिस्ट के नाम पे है, क्रिसमस, इसलिए इसको नाम दिया जाता है क्रिसमस डिजीज। अब चाहे हीमोफीलिया ए हो या हीमोफीलिया बी, ये दोनों जो है इनका जो इनहेरिटेंस है बिल्कुल सेम है। तो यहां पे हमें क्रॉस दिखाएंगे, सिंपल क्रॉस। यहां पे जो मदर है वो कैरियर है, ध्यान से देखिए, ये 2 एक्स है, ये एक्स है 2। अब ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज एन एक्स, ये भी एक्स है। इस एक्स पर रिसेसिव अलील, यानी कि ये एच हमने दिखाया रिसेसिव, स्मॉल लेटर स्मॉल है, रिसेसिव कंडीशन में है, यानी कि हमने कैपिटल नहीं दिखाया, स्मॉल है, वो इट इज अ रिसेसिव इन कंडीशन। तो जब एक मदर जो कैरियर है एक नॉर्मल मेल के साथ शादी करेगी, तो जैसे क्या होगा, यहां गैमीट्स बनेंगे 2 एक्स, यहां पे एक्स और वाई। देखिए इस एक्स ने इस एक्स के साथ क्रॉस किया तो ये आ गया, इस एक्स ने इस एक्स के साथ क्रॉस किया, ये एक्स एक्स आ गया। इस एक्स ने इस y के साथ क्रॉस किया, एक्स वाई आ गया। इस x ने इस y के साथ क्रॉस किया, एक्स वाई। आप देख सकते हैं कैसे 4 गैमीट्स बन गए। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो ये x है इस पर रिसेसिव अलील है, यानी कि जो ये म्यूटेंट है, ये हीमोफिलिक है, रिसेसिव है। तो जब इसने नॉर्मल x के साथ क्रॉस किया तो यहां बन गए एक्स एक्स। लेकिन एक x रिसेसिव कंडीशन, दूसरा x नॉर्मल कंडीशन। एक एक्स क्या है, रिसेसिव, दूसरा क्या है, नॉर्मल। तो इससे क्या होगा, जो ये ऑफस्प्रिंग होगा, जो ये लड़की होगी, ये नॉर्मल बट कैरियर होगी। नॉर्मल इसलिए होगी क्योंकि इसका एक एक्स नॉर्मल है, और कैरियर इसलिए है क्योंकि इसका एक एक्स जो है उस पर रिसेसिव अलील है, यह किसी भी टाइम पास ऑन कर सकती है। ये एक्स और एक्स तो नॉर्मल है। अब जरा यहां देखिए, यह है हीमोफिलिक क्योंकि इसके एक एक्स पर रिसेसिव अलील है। अब ध्यान से देखिए, जब मां होगी कैरियर, जब मां होगी तो हमेशा इफेक्ट किसे होगा, बेटे को। यहां पे 2 एक्स है, 2 एक्स में से एक एक्स पर रिसेसिव अलील है 50%, इसलिए यहां पे सन्स भी क्या है 50% डिफेक्ट।
यानी कि दो बेटों में से एक ही बेटा अफेक्टेड है। अगर दोनों एक्स पे एच होता, यानी कि दोनों एक्स रिसेसिव होते, तो यहां पे क्या है, दोनों बेटे क्या होते, हीमोफिलिक। सो हमें पता चला दो बेटों में से एक ही बेटा हीमोफिलिक का रीजन क्या है, क्योंकि यहां दो एक्स में से एक ही एक्स रिसेसिव कंडीशन में है, तो ये लड़का क्या है, नॉर्मल। तो आप देखिए 4 ऑफस्प्रिंग बन गए, एक लड़की नॉर्मल बट कैरियर, एक लड़की बिल्कुल नॉर्मल, एक लड़का जो पूरा हीमोफिलिक, और एक लड़का क्या है, नॉर्मल। तो अब हमें देखना है कि आंसर किस तरह से आ जाएंगे, ऑप्शंस किस तरह हो सकते हैं। देखिए पहले हम कहेंगे टोटल, अगर 4 ऑफस्प्रिंग है, चाहे लड़का लड़की, अगर हमने सेक्स की बात नहीं करेंगे, 4 ऑफस्प्रिंग्स, उसमें 50% नॉर्मल है। देखिए कैसे, यहां पे एक लड़का प्योर नॉर्मल है और एक लड़की प्योर नॉर्मल, दो बच्चे नॉर्मल है, 50%। अगर इन पेरेंट्स के 4 बच्चे पैदा हुए, उनमें जो 2 बच्चे यानी कि 50% बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है। 25 यानी कि 4 में से एक क्या है, कैरियर, लड़की है। 25% यानी कि 4 में से एक क्या है, डिजीज्ड। बेटा समझा ही बात। टोटल 4 बच्चे, यहां पे आप सेक्स की बात नहीं करेंगे, लड़के या लड़की, हम टोटल कहेंगे 4 बच्चे। 4 बच्चों में से 2 बच्चे नॉर्मल है, 50% नॉर्मल है। 4 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो कैरियर है, 1/4 इंटू 100 हो गया 25%, वो कैरियर है। तो एक जो है डिजीज है, 4 में से एक डिजीज है, 1/4 इंटू 100 को 25, तो 25% डिजीज है। इस तरह एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ऐसे होगा कि 50% डॉटर्स नॉर्मल, यानी कि लड़कियां कितनी है, दो गर्ल्स है, एक लड़की प्योर नॉर्मल, एक लड़की कैरियर, तो दो यहां पे 50% डॉटर्स क्या होंगे, नॉर्मल, और 50% डॉटर्स क्या होंगे, कैरियर। और कितनी लड़कियां होंगी डिजीज, 0%, क्योंकि लड़कियां 2 है, 2 में से एक लड़की नॉर्मल है, एक कैरियर है, लेकिन डिजीज किसी को नहीं है, क्योंकि डिजीज होने के लिए दोनों एक्स पे रिसेसिव कंडीशन होना जरूरी है। यानी कि जब दोनों अलील्स किस कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होंगे, तब जाके डिजीज होगी। तो हमने देखा यहां पे 2 फीमेल्स में से एक कैरियर है, एक नॉर्मल है, वो 50%, यानी कि 2 गर्ल्स में से एक नॉर्मल है, वो 50% गर्ल्स आर नॉर्मल, 50% कैरियर, लेकिन डिजीज 0 है। जरा लड़कों में देखिए, लड़कों में 50% सन्स जो है वो नॉर्मल है। देखिए कैसे, यहां पे 2 लड़के हैं, 1 और 2, तो 2 लड़कों में से एक लड़का क्या है, नॉर्मल, को 50% लड़के नॉर्मल है, 50% क्या है, डिजीज है, 50% सन्स आर डिजीज, कैरियर है कोई नो, 0% है कैरियर। सो इस तरीके से हमें इस कलर ब्लाइंड्स और हीमोफीलिया पे क्वेश्चंस करने हैं। ये नीट पर्सपेक्टिव के लिए और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड मेंडेलियन और जीन डिसऑर्डर्स। सो मेरे बच्चों, इस तरह हमने मेंडेलियन और या जीन डिसऑर्डर्स है, जिसमें हमने पढ़ा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, और हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में हमने पढ़ा एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ एंड प्लीज़ घर में मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी उस मेहनत का फ़ायदा उठाइए। इस मेहनत का फ़ायदा तब तक पॉसिबल नहीं है, यानी कि फ्रूटफुल नहीं बन सकता है, जब तक ना आप लोग घर में पढ़ोगे। मेहरबानी करके, आपके पास बहुत टाइम है, आप जो मैं नोट्स दे रहा हूँ इनको लर्न कीजिए, उनको कॉपी कीजिए, बस इतना लर्न कीजिए अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। साथ ही में जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको कीजिए। कहीं पे डाउट हो, कहीं पे डिफिकल्टी हो, मुझे बोलिए। कहीं पे जो भी इशू होगा, कहीं पे कोई समझ नहीं आ जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो, बी कनेक्टेड। और इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, हम जब हालात फिर से ठीक होंगे, जब से फिर क्लास होंगे, इनके सारे एग्जाम्पल्स मैं 1 बाय 1 आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा। टिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हैव अ गुड डे एंड नाइस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।